हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 10वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 10वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 10वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 7 से यहां पर 42 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 11 से यहां पर 110 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 7 से यहां पर 42 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 7 से यहां पर 42 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 7 का किया गया है स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 से 42 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 49 में से माइनस किया गया है इसी 7 को। तो मेरे भाई 49 में से 7 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 42। और ध्यान से देखिए 42 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 11 से 110 इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 11 का करेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 से 110 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 121 में से इस 11 को कम कर देंगे। तो मेरे भाई 121 में से 11 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 110। और ध्यान से देखिए 110 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सभी की तरह सबसे पहले तो इस 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इस 144 में से हम क्या कर देंगे, इसी 12 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 144 में से 12 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 132। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 132। अब हमें देखना है कि संख्या 132 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 132 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा बल विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा बल विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो स्थैतिक वैद्युत बल है ये विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज हमने ग्रुप डी एग्जाम के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दे दिया समझना वो पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। तो मेरे भाई पहली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या लाई गई है। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए यहाँ पर जो ये 6 है और ये दूसरी संख्या 9 है, इन दोनों को आपस में जोड़कर तीसरी संख्या लाई गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 और 9 मिलकर बन जाएगा 15। और यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है। फिर क्या किया गया है, पहली संख्या को छोड़ा गया है, उसके बाद में जो दो संख्या हैं उन दो को जोड़कर उससे अगली संख्या लिखी गई है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 9 और 15 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 9 और 15 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 15 मिलकर बन जाएगा 24 और 24 यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए फिर से क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ देंगे, अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 और 24 को जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 15 प्लस 24 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 15 प्लस 24 हो जाएगा कितना, 39 है। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, फिर से एक संख्या को छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 24 और 39 को आपस में जोड़ेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 24 और 39 को आपस में जोड़ देंगे तो 24 और 39 मिलकर बन जाएगा 63। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे,
63 और 39 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 39 और 63 इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 39 और 63 मिलकर बन जाएगा 102, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 102। अब हमें देखना है कि 102 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 102 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का 102 आंसर आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और मेरे भाई आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही जबरदस्त क्लासेज आपको करवाई जाएंगी। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है सच में ग्रुप डी के अंदर है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सभी क्लासों को आप एग्जाम तक जरूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ऑप्शन बी है आयोडीन है, ऑप्शन सी है कोबाल्ट है, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। और मेरे भाई ये पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप चाहे तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पौधों में पानी के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन को वर्ष 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन की संख्या से, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, और ऑप्शन डी है आयनों की संख्या से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि परमाणु की संख्या किससे निर्धारित होती है? तो मेरे भाई ये होती है निर्धारित प्रोटॉन की संख्या से। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के पास है, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री के पास है,
ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के पास है और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो मेरे भाई ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार एसिड होता है लैक्टिक एसिड है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, चींटी के डंक में पाया जाने वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1965 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रोल एक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना रोल एक्ट एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1919 में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई माह में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैडमिंटन में कुल कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है? ऑप्शन ए है 11 अंक, ऑप्शन बी है 15 अंक, ऑप्शन सी है 21 अंक और ऑप्शन डी है 25 अंक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बैडमिंटन में कुल 21 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है,
पूछा जाता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, रमन प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक सीवी रमन ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है होमी भाभा, और ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है एपीजे अब्दुल कलाम। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मशहूर चित्रकार राज रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए है केरल राज्य से, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य से, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मशहूर चित्रकार राज रवि वर्मा केरल राज्य से संबंधित थे। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस पौधे को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जूट का जो पौधा होता है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है गैर नृत्य, और ऑप्शन डी है बिहू नृत्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा?
और मेरे भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गैर नृत्य। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको सच में पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 21 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे, ठीक है।